जय जिनेंद्र। आज हम एमपी बोर्ड कक्षा 11 2021-22 अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव थे। सांख्यिकी क्या है? एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विधियों से होता है, जबकि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ संख्यात्मक सूचना या तथ्यों के समूह से होता है। सांख्यिकी के दो प्रमुख कार्य। तो सांख्यिकी का पहला कार्य है जटिल या सूक्ष्म तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना और दूसरा तुलनात्मक अध्ययन करना। अच्छी प्रश्नावली के दो गुण लिखिए। कम व्यय। अच्छी प्रश्नावली कम व्यय में अधिक आंकड़े एकत्रित कर सकती है और कम समय प्रश्नावली में कम समय में अधिक आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है, तो व्यय कम होता है और समय और धन दोनों की ही अच्छी प्रश्नावली में बचत होती है। दूरभाष साक्षात्कार के दो लाभ। दूरभाष साक्षात्कार यानी आप टेलीफोन के द्वारा आंकड़े एकत्रित करें। तो पहला, बड़े भौगोलिक क्षेत्र से आप सूचना फ़ोन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसकी लागत कम होती है क्योंकि आपने दूरभाष से साक्षात्कार करके सूचनाएं प्राप्त की है, आपको आने जाने की कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो इसकी लागत भी कम आएगी। तो लागत कम और बड़े भौगोलिक क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। अच्छे प्रतिदर्श की दो विशेषताएं बताइए। तो अच्छा प्रतिदर्श जो होता है वह प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिदर्श का अर्थ होता है कि आप पूरी चीज़ का एक छोटा सा सैंपल, चावल बनाए हैं तो आप चावल के दो दाने निकाल के ये देखेंगे कि चावल पके हैं या नहीं। वह क्या होगा? प्रतिदर्श सैंपल। इसका गुण क्या? प्रतिनिधित्व। यानी आपने मान लीजिए जो भी इकाइयाँ ली हैं वे सभी जो समग्र है उसका प्रतिनिधित्व करती हों। पर्याप्तता यानी यदि समग्र बड़ा है तो सैंपल भी थोड़ा बड़ा लेना चाहिए, समग्र बहुत छोटा है तो सैंपल भी छोटा होगा। समग्र का आकार जो है पर्याप्त होना चाहिए, यानी ना तो ज़्यादा छोटा हो और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एकत्रित समंकों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूह या उपवर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है। वर्गीकरण क्या है कि हमने आंकड़े जो हैं वो एकत्रित किए। अब इन आंकड़ों को यदि हम अलग अलग वर्गों में लिख दें इनकी समान विशेषताओं के आधार पर, तो उसे हम वर्गीकरण कहेंगे। दो प्रकार के समांतर माध्य के नाम लिखिए। तो पहला समांतर माध्य है सामूहिक समांतर माध्य और दूसरा भारित समांतर माध्य, या सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य भी आप लिख सकते हैं। बहुलक के मुख्य गुण। बहुलक का पहला गुण है सरलता, यानी इसकी गणना करना सरल है। दूसरा, इसे बिंदु रेखा चित्र के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। परिक्षेपण क्या है? परिक्षेपण यह दर्शाता है कि वितरण मान औसत मान से कितना भिन्न है। औसत से वितरण का मान कितना भिन्न है। मानक विचलन की परिभाषा या प्रमाप विचलन की परिभाषा क्या होती है? किसी श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विभिन्न पद मूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल ही श्रेणी का प्रमाप विचलन होता है। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली भारी वृद्धि से है, जो कृषि की नई नीति अपनाने के कारण हुई है। यानी कृषि के क्षेत्र में जो हम नई नीति अपनाते हैं उससे कृषि उत्पादन में जो भारी वृद्धि होती है उसे हरित क्रांति कहा जाता है। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान कब शुरू हुआ? तो 1881 में शुरू हुआ। स्वतंत्रता के समय हमारे देश में चल रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम टाटा आयरन स्टील उद्योग या टिस्को, चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग और कागज उद्योग प्रमुख उद्योग थे। आयात प्रतिस्थापन क्या है? आयात प्रतिस्थापन से आशय है कि जो उत्पादन हम बाहर से आयात करते हैं, जो भी वस्तुएं हम बाहर से आयात करते हैं उसे घर पर ही अपने देश में तैयार करें। यानी जो वस्तुएं हम बाहर से मंगा रहे हैं यदि उनका उत्पादन हम अपने ही देश में करें तो उसे आयात प्रतिस्थापन कहेंगे।
दो प्रमुख कार्यक्रमों के नाम बताइए जिनका उद्देश्य गरीबों को भोजन और पोषण मूल्य में सुधार करना है। जन वितरण प्रणाली या जन औषधि वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना गरीबों के भोजन और पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण विकास का अर्थ होता है गांव का या ग्रामों का समग्र विकास, जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही जनता के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान और जीवन स्तर में सुधार लाया जाता है। ग्रामीण विकास यानी गांव का समग्र विकास, जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कल्याण या उत्थान हो सके। चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? चक्रीय बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो चक्रीय तेजी, मंदी या व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होती है, यानी तेजी में रोजगार बढ़ना और मंदी में रोजगार घटना, उसके चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के दो रूप लिखिए। मौसमी बेरोजगारी यानी बुआई कटाई के समय रोजगार मिलना और अन्य समय ना मिलना। प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी, घर में जितने लोग हैं वो सब काम में लगे हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों को यदि हटा दिया जाए तो भी उतना ही उत्पादन होगा। तो जो जितने लोगों की ज़रूरत है उसके अलावा लोग क्या हैं? बेरोजगार हैं, जो कृषि कार्य में संलग्न होते हैं। समावेशी और अपवर्जी विधि में अंतर बताइए। समावेशी विधि का अर्थ होता है कि जो ऊपरी और निचली सीमा, जैसे 0 से 9, 10 से 19, ये समावेशी श्रृंखला है, क्योंकि इसमें ऊपरी सीमा को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है। ये जो ये निम्नतम सीमा होती है, ये उच्चतम सीमा, यानी 9 अंक प्राप्त करने वाला बच्चा इसी वर्ग में शामिल होगा। जब भी अपवर्जी कैसे बनेगी? 0 से 10, 10 से 20, यानी जो ऊपरी सीमा यानी 10 है, 10 अंक प्राप्त करने वाला इस श्रेणी में नहीं, बल्कि
इस श्रेणी में शामिल नहीं होगा बल्कि इस श्रेणी में शामिल होगा, यानी ऊपरी सीमा को अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। समावेशी में ऊपरी सीमा को इसी वर्ग में शामिल किया जाता है, जबकि अपवर्जी में ऊपरी सीमा को अगले वर्ग में शामिल किया जाता है। उपयुक्त, ये असतत चर के लिए उपयुक्त है और ये निरंतर चर के लिए उपयुक्त है। पुनरावृत्ति, इसमें उच्च सीमा की पुनरावृत्ति नहीं होती और इसमें उच्च सीमा की पुनरावृत्ति होती है। ये जो उच्च सीमा है इसकी पुनरावृत्ति 9 के बाद यहाँ 10 आया है, यहाँ 10 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो 10 की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो उच्च सीमा की पुनरावृत्ति होती है। सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के गुण लिखिए। सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण जैसे आपकी मार्कशीट होती है तो उसमें सारणी में आपके अंक लिखे होते हैं सब्जेक्ट के, तो ये आपको दिखने में आकर्षक होती है। इसमें आंकड़े स्पष्ट रूप से सरलीकृत रूप से दिखाई देते हैं और इसमें आपको आंकड़ों के समझने में समय की बचत भी होती है। आकर्षक, आंकड़ों का सरलीकरण और समय की बचत। मानक विचलन की गणना कीजिए। मानक विचलन की गणना के लिए ये फर्स्ट सीरीज़ और सेकंड सीरीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई है। फर्स्ट सीरीज़ x है और सेकंड सीरीज़ हम f लिखेंगे। नेक्स्ट आपका fx है। fx का अर्थ होता है इन दोनों का इंटू करना। 1 × 8 = 8, 2 × 6 = 12, 3 × 2 = 6। तो इस प्रकार हम ये वाली सीरीज़ ज्ञात करेंगे। इसका टोटल सिग्मा fx होगा 19। इसका f का टोटल n कहलाता है 30। सबसे पहले हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। सिग्मा x अपॉन n, 90 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। समांतर माध्य से हम विचलन लेंगे। विचलन का फॉर्मूला है x - x बार। x जो है, x हमें ये दिए हुए हैं और x बार यानी इन सब में से हमें माइनस करना है किसको, 3 को। तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। तो इस प्रकार से ये वाली सीरीज़ आएगी। f dx का अर्थ होता है कि ये dx तो है, इसमें f जो है उसका इंटू कर देना है। यानी इसमें हम क्या करेंगे, f dx निकालने के लिए हम dx -2 है, f 8 है, 8 में -2 का इंटू करेंगे तो -16, -1 में 6 का इंटू करेंगे तो -6। इस प्रकार से हम ये सीरीज़ ज्ञात कर लेंगे। फिर है f dx स्क्वायर। f dx स्क्वायर का मीनिंग होता है इसका, सॉरी फॉर इंटरप्शन, f dx स्क्वायर का मीन्स होता है f dx तो ये दिया हुआ और इसमें हम dx का इंटू करेंगे। -2 × -16, 32 -1 × -6 = 6। इस प्रकार से ये सीरीज़ हम ज्ञात कर लेंगे। इस सीरीज़ का जो टोटल होगा वो सिग्मा f dx आएगा जो 16 है। फिर हमारा प्रमाप विचलन का फॉर्मूला है सिग्मा f dx स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा f dx स्क्वायर 16 है, सॉरी 76 है तो हमने 76 लिख लिया। n हमारे पास 30 है तो 30, 76 में 76 को 30 से डिवाइड करके अंडर रूट निकालेंगे तो 2.53 इसका आंसर होगा। अब 2.53 का हम अंडर रूट निकालेंगे तो 1.59 इसका आंसर होगा। लॉरेंज वक्र के गुण और दोष। लॉरेंज वक्र आय की असमानता को बताने वाला बिंदु रेखीय रीति है। इसका गुण है कि यह आकर्षक और प्रभावशाली, ये देखिए लॉरेंज वक्र है जो आकर्षक और प्रभावशाली है। इसे समझना सरल है कि ये समांतर रेखा है, इससे जितनी दूरी बढ़ती जाएगी अर्थात आय की असमानता उतनी अधिक है।
इसका दोष क्या है? इसके अंकात्मक माप यानी अंकों में से ज्ञात करना बहुत कठिन होता है और इसको बनाने की प्रक्रिया भी कठिन है, क्योंकि हमें सीरीज़ जो श्रेणी होती है अंकों की, उसमें कई प्रकार के संशोधन करने होते हैं। आधारिक संरचना की व्याख्या कीजिए। समस्त सहयोगी संरचना जो देश के विकास को संभव बनाती है, यानी ऐसी संरचना जिससे कि देश का विकास होता है, आधारित संरचना कहलाती है। अब आधारित मतलब जिसके बिना देश विकास कर ही नहीं सकता। किसके बिना देश विकास नहीं कर सकता? सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डा, बांध, बिजली घर, तेल गैस पाइपलाइन, दूरसंचार सुविधाएं, स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक व्यवस्था, अस्पताल, स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल, बीमा, बैंकिंग, वित्तीय संस्थाएं, मुद्रा प्रणाली, ये सभी आधारित संरचना के अंतर्गत आती हैं। पर्यावरण के कार्य लिखिए। तो पर्यावरण का पहला कार्य है कि ये जीवन के लिए संसाधन यानी ऑक्सीजन, प्राणवायु प्रदान करता है। सौंदर्य विलायक सेवाएं का अर्थ होता है कि पर्यावरण से सुंदरता जो है उसमें वृद्धि होती है, पृथ्वी की सुंदरता में वृद्धि होती है। जनहित और जैव विविधता प्रदान कर जीवन का पोषण करता है। पर्यावरण में हमें विविध प्रकार के पशु, पक्षी, जीव जंतु प्राप्त हुए हैं, जिससे कि जीवन इस पृथ्वी पर संभव हुआ है, जीवन का पोषण होता है। मानव विकास के प्रमुख संकेतक लिखिए। मानव विकास का संकेत है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। निर्धनता के नीचे यदि सकल घरेलू उत्पाद अधिक है तो मानव विकास अच्छा समझा जाता है। निर्धनता के नीचे जीवन यापन करने वाली लोगों की संख्या कम है तो मानव विकास अच्छा होगा। जीवन प्रत्याशा अधिक है तो मानव विकास अच्छा है। प्रौढ़ साक्षरता दर यदि अधिक है तो मानव विकास अच्छा समझा जाएगा। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, धारणीय विकास, अल्पपोषित जनसंख्या आदि मानव विकास के सूचकांक हैं। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था समष्टि स्तरीय औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, यानी जो देश है उसके अंदर बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना। दूसरा, लोगों को अपने घर के पिछवाड़े खाली स्थान पर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ग्रामीण क्षेत्र में सामूहिक खेती को प्रोत्साहित करना। ये द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम के उद्देश्य थे। अच्छे औसत की विशेषताएं। प्रतिनिधित्व, एवरेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये 2 बच्चे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो एवरेज कौन होगा? जो एवरेज का अर्थ होता है जो बीच का होता है, यानी ये 2 छोटे बच्चे हैं, 2 बड़े बच्चे हैं और ये बीच का है, तो ये क्या होगा? एवरेज। तो अच्छा औसत क्या होता है? जो प्रतिनिधित्व ये जो है छोटों का और बड़ों का दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। स्पष्ट और स्थायी होना चाहिए, इसमें बार बार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरलता यानी इसकी गणना करना और इसको समझना दोनों ही सरल होना चाहिए। मध्यिका के 4 गुण लिखिए। तो मध्यिका का गुण क्या है कि जैसे 1, 2, 3, मध्यिका जो है वो बीच की संख्या को बताती है। 1, 2, 3 में बीच की संख्या क्या है? 2। तो मध्यिका का गुण क्या है? स्पष्टता। इसमें जो है श्रेणी के बीच की संख्या हमें स्पष्ट हो जाती है। सरलता, इसकी गणना करना और समझना दोनों सरल है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन संभव, यानी बिंदु रेखा चित्र के द्वारा भी जो मध्यिका है उसकी गणना संभव हो जाती है। जैसे ये रेखा चित्र में छोटी है, ये बीच की, ये बड़ी है, तो बीच की संख्या क्या होगी? मध्यिका होगी। गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयुक्त जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट आदि में मध्यिका के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। सूचकांक संख्या का महत्व स्पष्ट। सूचकांक क्या होता है? चर मूल्य और संबंधित चर मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापता है। तो सूचकांक का महत्व क्या है? राष्ट्रीय आय की वास्तविकता का ज्ञान। सूचकांक से हमें यह पता चलता है कि राष्ट्रीय आय में वास्तव में वृद्धि हो रही है या कमी। मूल्य स्तर में परिवर्तन का ज्ञान। मूल्य सूचकांक से हमें यह पता चलता है कि मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही है या कमी।
जटिल तथ्यों को सरल बनाना, सूचकांक द्वारा बड़े और जटिल तथ्यों को छोटा और सरल बनाया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक सूचकांक से, जैसे 2 वर्षों के मूल्य सूचकांक से मूल्य में वृद्धि या कमी की तुलना की जा सकती है। सहसंबंध के प्रकार स्पष्ट कीजिए। धनात्मक सहसंबंध यानी जब 2 चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो, तो धनात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध जब 2 चरों में विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तो ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। अगला है सरल सहसंबंध। जब हम केवल 2 चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो सरल सहसंबंध होता है। बहुगुणी जब 3 या 3 से अधिक चर मूल्यों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो वह बहुगुणी सहसंबंध होता है। रेखीय सहसंबंध जब 2 चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात समान हो तो रेखीय, और जब चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात असमान हो तो अरेखीय सहसंबंध कहलाता है। क्या अंग्रेजों ने भारत में कोई सकारात्मक योगदान दिया था? हाँ, अंग्रेजों ने भारत में सकारात्मक योगदान दिया था। जैसे रेलों का आरंभ अंग्रेजों के समय हुआ, जिससे भौगोलिक और सांस्कृतिक बाधाएं दूर हुई। कृषि का व्यावसायीकरण हुआ। दूसरा, कृषि व्यावसायीकरण का आरंभ। अंग्रेजों के आने के पहले हमारी खेती स्वपोषी थी, यानी किसान अपने जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती करता था, लेकिन अब खेती जो है व्यावसायिक हो गई, यानी व्यावसायिक फसलों का उत्पादन होने लगा। आधारित संरचना का विकास, यानी अंग्रेजों के आने के बाद भारत में टेलीग्राम, डाक सेवा आदि का विकास हुआ। शिक्षा को प्रोत्साहन और सामाजिक सुधार। पहले अंग्रेजी में शिक्षा नहीं दी जाती थी। अंग्रेजों के आने के बाद जब अंग्रेजी में शिक्षा दी गई तो भारत बाहर की दुनिया से जुड़ गया और उसे जानने समझने लगा। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भारत में कृषि के ठहराव के मुख्य कारण क्या थे? कृषि में ठहराव यानी कृषि में विकास दर जो है उसमें वृद्धि नहीं हो रही थी, ठहरी हुई थी। इसका कारण पट्टेदारी प्रथा थी। पट्टेदारी प्रथा यानी जमींदार थे। अब ये जो एक ट्रायंगल बनता था जिनमें ऊपर सरकार होती थी और नीचे जमींदार और बीच में कृषक। तो कृषक सबसे नीचे होते थे, पहले सरकार, फिर जमींदार और फिर कृषक। कृषक से जमींदार लगान वसूल करता था और सरकार को देता था। सरकार को वो कम लगान देता था और कृषकों से अधिक लेता था। इस प्रकार कृषकों का शोषण हो रहा था, इसलिए कृषि में ठहराव था, यानी विकास नहीं हो रहा था। कृषि का व्यावसायीकरण के कारण व्यावसायिक फसल तो बढ़ी, लेकिन हम जो खाद्यान्न फसल थी उसकी अब कमी महसूस होने लगी। आधारित संरचना की कमी। जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में सिंचाई सुविधा और नई तकनीक के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि टैक्स बराबर लिया जाता था। भारत का विभाजन का प्रतिकूल प्रभाव ये पड़ा कि भारत में मिलें रह गईं और कच्चा माल उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में जाने के कारण कच्चे माल की कमी हो गई। भारत में सुधार क्यों शुरू हुए? सुधार का अर्थ है कि पहले हमारे यहाँ कठोर नीति थी और 1991 के बाद उदार नीति अपनाई गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भारत के पास आर्थिक संकट था, यानी केवल इतना धन विदेशी मुद्रा कोष में था कि हमारी अर्थव्यवस्था को 1 सप्ताह के लिए चलाया जा सकता था। इसलिए आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए। सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय थे। सरकारी व्यय अधिक थे, उन्हें कम करने के लिए आर्थिक सुधार और उनकी प्रतिपूर्ति करने के लिए आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए। आयातों का भुगतान, आयात बहुत अधिक थे और उनके भुगतान के लिए धन बहुत कम था, और धन की व्यवस्था करने के लिए आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए। मुद्रास्फीति दर 12% तक पहुंच गई थी, इसे कम करने के लिए आर्थिक सुधार किए गए। घटिया प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंध घटिया था और इसे अच्छा बनाने के लिए आर्थिक सुधार जो है वो प्रारंभ किए गए। वैश्वीकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, बड़ा इसलिए बताया गया था कि आपको कुछ भी आए आप लिख सकें, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एकीकरण की प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व को एक गांव या एकीकृत रूप में देखा जाता है।
वैश्वीकरण की विशेषता क्या है? इससे भौगोलिक दूरियां कम हो जाती हैं, मतलब विभिन्न देशों के बीच जो है संवाद प्रारंभ हो जाता है, नई संस्कृति उभरती है, उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें से आप कोई भी एक दो लिख सकते हैं। इसके बाद वैश्वीकरण का लाभदायक प्रभाव भी आपको केवल एक दो ही लिखना है। जैसे वैश्विक निवेश में वृद्धि, हमारे देश में भी वैश्वीकरण के कारण विदेशियों ने धन को लगाया, पूरे विश्व एक एकल बाजार हुआ, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण का प्रतिकूल बुरा प्रभाव क्या हुआ? इससे नए नए वायरस, कोरोना जैसे वायरस जो हैं विभिन्न देशों में फैलने लगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा मिला और गरीबों और अमीरों के बीच में असमानता में वृद्धि हुई। तो आपको सबके केवल एक दो दो पॉइंट लिखना है, अधिक नहीं लिखना है। ओके, थैंक यू।